नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। शिवसेना वाला खेला एनसीपी के साथ भी हो गया। जी हां, एनसीपी की पूरी जो पार्टी है वो चली गई बीजेपी के साथ और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए और कहा कि अब हम लोग बीजेपी के साथ हैं क्योंकि मोदी की डंका पूरे विश्व में बज रही है और मोदी विकास का काम कर रहे हैं। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसी राजनीति है जो पार्टी जिसके नेता जिसका नेतृत्व कहता हो कि हम भ्रष्टाचार पर हमला करते हैं, अपने आप को देश का सबसे ताकतवर और सबसे ईमानदार व्यक्ति घोषित करता हो, उसकी पार्टी इस तरह का कृत्य करती है तो इसे किस तरह से देखा जाए? हेमंत जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यह घटनाक्रम है महाराष्ट्र का, वह दो चीज़ों के बीच में हुआ है। पटना की बैठक और पटना के बाद होने वाली बैठक के बीच की यह घटना है। पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी और दूसरी बैठक जो शिमला में होने वाली थी उसको बेंगलुरु शिफ्ट किया गया था और इसकी घोषणा शरद पवार ने ही की थी कि 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी विपक्ष की। और इसके बीच में ये महाराष्ट्र में उनके भतीजे ये उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके और लोग 9 लोग उसमें मंत्री बनाए गए हैं। तो यह जो पूरा घटनाक्रम है महाराष्ट्र का, यह विपक्ष को एक तरह से बड़ा झटका है, विपक्षी एकता को झटका है। लेकिन मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि यह लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयाँ होंगी विपक्ष को जोल्ट देने के लिए, झटका देने के लिए, क्योंकि बीजेपी अभी देश की सत्ता पर काबिज है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं और बीजेपी ताकतवर पार्टी भी है, पैसा भी है उसके पास और लगभग 21-20 करोड़ लोग, उसका जैसा दावा है कि लोगों के सदस्यता वाली पार्टी है वो बीजेपी। तो अभी लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के बहुत सारे खेल होंगे। और अभी हम सुन रहे थे जो उपेंद्र कुशवाहा हैं बिहार में, जो अभी हाल में नीतीश कुमार को छोड़ करके उन्होंने अलग अपनी पार्टी बनाई है RLJD, और उसके तो वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष नाम का जो शिशु है वह ये पैदाइश से ही अपंग है और उसका यही हश्र होना है और ऐसे और सारे काम होंगे आने वाले समय में। तो वो जो इशारा कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसका मकसद ही ये है कि देश में अलग अलग जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको तोड़ करके अपने साथ मिलाना या विपक्ष की सरकारों को गिराना या विपक्ष की पार्टियों को, बड़े नेताओं को अपने साथ मिला लेना, ये ऑपरेशन लोटस का ये पूरा सुविचारित कार्यक्रम रहा है। तो इस महाराष्ट्र की घटना भी जो है ऑपरेशन लोटस का ही हिस्सा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अभी जो पूरा यह जो देश में जो कुछ चल रहा है तो इसमें बीजेपी के खिलाफ वही लोग टिकेंगे जिनको जेल जाने का भय नहीं होगा। बाकी लोग जिनको भय होगा कि हम जेल जाएंगे, हमको वहाँ कठिन जीवन गुजारना पड़ेगा, उनके लिए बीजेपी समझिए कि पूरा हाथ पसार करके खड़ी है कि चाहे तो उनके गले मिल जाइए या उनका आपका टेटुआ दबाने के लिए बीजेपी के पास बहुत सारे अस्त्र हैं। और कहने का मतलब ये कि क्या इस देश की राजनीति जो है, सत्ता का जो बागडोर है वो मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहेगी? नहीं, ये संकेत तो यही अभी उस नतीजे पर नहीं जाएंगे, लेकिन इस देश में ये आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी कि जब इंदिरा गांधी के पास बहुत एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तो और लगातार उनकी सरकारें बन रही थी, तो उस दौर में भी बहुत विपक्ष के लोगों को तोड़ना और वहाँ भी ऐसे लोग थे कि जो इंदिरा इज इंडिया और ये इंडिया इज इंदिरा का नारा देने वाले लोग थे, उस दौर में भी उनका गुणगान करने वाले लोग थे। तो आज भी उस तरह की परिस्थिति है कि मोदी और मोदी ही इंडिया है और इंडिया ही मोदी है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है।
तो इस माहौल में मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी सत्ता पर काबिज है देश की और एक ताकतवर पार्टी है, तो जो सत्ता का जो मोह है और जेल जाने का जो भय है, इसके बीच में आपको कुछ ना कुछ चुनना पड़ेगा। तो जो लोग इसमें टिकेंगे, इस लड़ाई में, वही लोग टिकेंगे जिनको जेल जाने का भय नहीं होगा। आपको मैं याद दिलाऊं, मैं बिहार की घटना पर आता हूं। आपको 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और 2 साल के बाद जब यहाँ गठबंधन बदल गया था, नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ करके और बीजेपी के साथ चले गए थे, तो उस समय क्या था, उसके पहले भी विपक्षी एकता की एक कोशिश चल रही थी, एक बैठक हुई थी और नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने नारा दिया था संघ मुक्त भारत का। ये नारा आप लोगों को याद होगा, संघ मुक्त भारत का उन्होंने नारा दिया था और उस नारे का हासिल ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार बदल गए, नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ और उसमें ये बताया गया कि भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप हैं और ये है वो है, सब कुछ कहा गया। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव आने तक बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारा चीज़ बदलता हुआ आपको दिखेगा। मुझे ये आशंका है और मेरे पास ये छनकर जानकारी आ रही है कि बिहार में भी सृजन घोटाले की फाइल खुलेगी और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। ये इसको आप डराने धमकाने की कार्रवाई समझिए या दूसरी कोई। सृजन घोटाले की फाइल खुलेगी, उस मुद्दे पे हम लोग बाद में बहस करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये बात इसलिए चर्चा में कह रहा हूँ कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि अजीत पवार के खिलाफ हजारों करोड़ के घोटाले की फाइल है पड़ी हुई और अजीत पवार के जेल जाने का पूरा खतरा है। जी जी जी। तो ये पहले उनके नेता जो हैं छगन भुजबल, वो जेल जा चुके हैं, कई महीने जेल रह कर आए हैं। प्रफुल्ल पटेल पर भी तलवारें लटक रही थी, रह कर के आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना कि जिनको जेल जाने का भय नहीं होगा वो टिके रहेंगे। अब धीरे धीरे ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी और विपक्ष को एक तरह से बड़ा ये झटका लगा है। अभी आपने ये सुना होगा कि ऑफिशियली उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 13-14 को जो बैठक होने वाली है बेंगलुरु में, उसके टलने की जानकारी छन करके आ रही है और उसके पीछे यही वजह है कि ये जो उलट पुलट हुआ है उसको लेकर के ये बैठक हो सकता है एक आध दिन टले और उस बीच में बिहार विधानमंडल का सत्र भी जो 10 तारीख से शुरू होकर 14 तक चलेगा, तो वो भी इसके आरे आ रहा है। तो एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़कर जो है अजीत पवार चले गए, अब शरद पवार और उनकी बेटी बची हैं। एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो शरद पवार हैं उनको कुछ पता नहीं था, वो खुद दावे कर रहे हैं, जैसा कि हमने मीडिया में रिपोर्ट देखे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि हम सब ठीक कर लेंगे, जो गया है सो गया, हमें कोई जानकारी नहीं थी। जबकि अजीत पवार के जाने की खबरें पिछले 6 महीने से मीडिया में थी कि वो जाएंगे। यहाँ उनकी बेटी सुप्रिया सुले, शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल आए थे। और मज़ेदार बात ये देखिए कि जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो भी चले गए, अजीत पवार भी गए, शरद पवार और उनकी बेटी रह गई हैं। कह रहे हैं कि पार्टी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अंदरूनी सपोर्ट है शरद पवार का और शरद पवार कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ये दूध के धुले हुए कहना ये ठीक नहीं है अभी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं, एक तो नीचे पसंद है तो फिर से 4.5 साल क्यों लाइन इनके खिलाफ चलेगी। आज इलेक्शन हो 4 साल हो गए, 4 साल से पहले चुनाव के लिए लोगों के सामने गए तो हमारा टारगेट क्या था, मोदी का टारगेट क्या था, हम लोग। अब तक इनका टारगेट बना के इनके खिलाफ लाइन रखने के बाद 4 साल काम करने के बाद आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं, ये उनको वहाँ जाना था, उनको पावर की आवश्यकता थी। ये जो मोदी साहब का जो स्पीच हो गया 4 दिन पहले, और इसने जिस बात उन्होंने कही, इल्ज़ाम लगाए, शायद इसका एक असर होगा और ये असर का स्थिति हम ये डिसीजन के माध्यम से देख रहे हैं। पटेल साहब ने भी आपसे बात की कि इनको तो अच्छा पद दिया गया है।
दिलीप वळसे पाटलांचा आश्रय वाटतं अनेकांना. प्रफुल्ल पटेल साहब ने ये सारी बात जाने से पहले, क्योंकि वो आज अजीत दादा के बगल में बैठे हुए नजर आए, क्या उन्होंने बात नहीं की थी आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी नाराजगी वह किसी के पास नहीं, मगर प्रफुल्ल पटेल एंड तस्करे ये दोनों को मैंने अपॉइंट किया था जनरल सेक्रेटरी, और जनरल सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट की जो गाइडलाइन होती है वो छोड़कर कोई गलत कदम उठाया तो ठीक नहीं, इस पद पर रहने का उनका अधिकार नहीं। ये बात उन्होंने खुद समझना चाहिए और खुद समझकर उन्होंने आगे कंटिन्यू करना या न करना ये तय करना चाहिए। एका बाजूला शरद पवार से मेरी बात हुई है और उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम को हमारा कोई समर्थन नहीं है, इस जो अजित पवार हैं उनको पार्टी का समर्थन नहीं है, और मैं और उद्धव ठाकरे मिलकर सब कुछ ठीक करूंगा। तो देखिए ये भी हो सकता है, क्योंकि ये है कि शरद पवार अब तो नहीं लगता है कि उधर जाने वाले हैं, क्योंकि अब जो स्थितियाँ बदल रही है उसमें अब आर पार की लड़ाई ही होनी है। तो बहुत सारे लोग विधायक एमपी छोड़ करके जाएंगे, लेकिन जो शरद पवार की जो हैसियत है, जो राजनीतिक हैसियत है उनकी, और उद्धव ठाकरे की भी पार्टी के बहुत सारे लोग चले ही गए, पार्टी तो एक तरह से विधायकों से खाली हो गई। लेकिन ये सब लोग मानते हैं कि आज की तारीख में भी उद्धव ठाकरे की पकड़ महाराष्ट्र की राजनीति में और लोगों पर है। तो ऐसे लोगों को ये रिस्क लेना पड़ेगा कि हम अगर अकेले विधायक चले भी जाएं, सांसद चले भी जाएं, तो पार्टी को बचा कर रखें और बीजेपी के खिलाफ जो एकजुटता हो रही है उसको आगे बढ़ाएं। तो ये शरद पवार ने जो कहा है कि हम और उद्धव ठाकरे मिलकर सब ठीक करेंगे, इसका अंतर्निहित मतलब ये है कि उनको भरोसा है कि जो जनता हमारे साथ है वो इन चीज़ों का मुकाबला करेगी। विधायक तो आते जाते रहते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है और पार्टी को तोड़ करके पूरी पार्टी की कोई अपने पाले में कर लिया जा रहा है, चाहे जिस लोभ में किया जाए, जिस आकर्षण में लोग जा रहे हों, मोदी जी के विकास को देखकर ही जा रहे हों, लेकिन जा तो रहे हैं। देश की जनता इसे देख रही है। क्या देश की जनता आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इन लोगों को सबक सिखाएगी? एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ योगेश जी, कि जितने लोग विपक्ष में हैं आज की तारीख में, उसमें से लेफ्ट को छोड़ दिया जाए और आरजेडी को बिहार में अगर छोड़ दें, तो तमाम दल किसी न किसी रूप में कभी न कभी बीजेपी के साथ रहे हैं, चाहे बीजेपी को उनका सहयोग मिला है। एक बात तो क्लियर हो जाइए। इसलिए बीजेपी से अलग कोई इसमें से नहीं रहा है। मैंने दो लोगों को दोस्त ये बताया कि एक लेफ्ट और एक आरजेडी और लालू, हाँ, यही दो पार्टियां हैं जो आज तक बीजेपी के साथ ये लोग नहीं गए हैं। बाकी लोग बीजेपी के साथ आते जाते रहे हैं। तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की जो ताकत है, बीजेपी की जो सत्ता है, जो अभी एब्सोल्यूट नज़र आ रही है, उसका भय जिससे जो मुक्त हो जाएगा, उसके भय से जो मुक्त हो जाएगा वही टिका रहेगा, या जिसके मन में थोड़ा भी संशय होगा, वो अगर बाउंड्री पर है, अगर बीच की लाइन पर खड़ा है, तो कब किधर गिरेगा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। हमने ये आपको स्पष्ट कहा, और ये जान लीजिए कि ये घटनाएं और जगह भी हो सकती है। बिहार के बारे में भी ये आशंकाएं जताई जा रही है कि बिहार में भी कुछ हो सकता है, लेकिन अभी उस तरह की बात वो पूरी बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक चर्चा तो है कि सृजन घोटाले के मामलों को लेकर के यहाँ पर कार्रवाई, केंद्र सरकार के इस इशारे पर कार्रवाई शुरू हो सकती है, और ये डराने धमकाने की कार्रवाई ही होगी। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव आने से पहले विपक्ष के खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयाँ होंगी, और कुछ बड़े नेताओं को तो उठा करके जेल में भी डाला जाएगा। ये भी, इस बात की भी आशंका है। और क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र में ये गुजरात में जो मामला आया है इसका तीसरा तलवार का, उसको लेकर के स्पष्ट है कि कैसे वहाँ उस मामले में जमानत रद्द की गई। रात में सुप्रीम कोर्ट बैठा है और उसको जा कर के उसमें फिर जमानत दी गई है। ये तो इस तरह की घटनाएं देश में बहुत बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे स्वतंत्र आवाज़ों को दबाने के लिए
विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने की तमाम तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। और मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि जो ऑपरेशन लोटस है वो अभी और आगे बढ़ेगा। ये जब आप कह रहे हैं कि 5-6 महीने से चर्चा थी कि अजीत पवार उधर जाएंगे, तो शरद पवार तो काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कद है उनका, देश की राजनीति में बड़ा कद है, लेकिन वो इसको रोक क्यों नहीं पाए? चाहे वो पहले उन्होंने क्यों कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो महाराष्ट्र में बदली राजनीतिक हालात से विपक्षी एकता को झटका लगा है, लेकिन इसे ये कह सकते हैं कि जोर का झटका धीरे से लगा है और विपक्ष को अपना सीना मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी झटके पर झटका लगना बाकी है। अगर आपको हमारा ये चर्चा अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।